हम देख रहे हैं कोशिका का प्रकार। ठीक है, कोशिका जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, कोशिका जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका मतलब कि सेल। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था, कैसे खोजा था वो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि कोशिका जो होता है वो कितने पर उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसमें हमने पढ़े थे कि प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, और कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमने पढ़े कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने दिया था। आज देखते हैं कोशिका कितने प्रकार का हो सकता है। तो कोशिका मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। कोशिका होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक कौन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होता है अगर हम देखें तो देखो, प्रो मतलब होता है अविकसित। जहाँ भी प्रो शब्द आए तो क्या समझोगे, प्रो मतलब क्या होता है, अविकसित। और यू मतलब होता है विकसित। यू मतलब क्या होता है, बोलो, विकसित। और कैरियोटिक मतलब होता है कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली। देखो, कैरियो शब्द जो होता है ये कैरियोन से आया है, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। कैरियोन मतलब क्या होता है, केंद्रक झिल्ली। तो कैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो जिस कोशिका की केंद्रक झिल्ली अविकसित होती है उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा कौन है, यूकैरियोटिक। देखो ऐसे ही इसमें यू से क्या हो जाएगा, विकसित, और कैरियोटिक से क्या हो जाएगा, कैरियोटिक से हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। जिसमें केंद्रक झिल्ली विकसित होता है उसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अविकसित है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब देखो, कोशिका हम लोग जो भाग पढ़े थे तो हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर झिल्ली हो सकता है। तो अगर केंद्रक झिल्ली विकसित है तो उस कोशिका को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और अगर केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका उदाहरण पूछा जाए कौन कौन से भाग होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मतलब कौन कौन से उदाहरण है, किसमें किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलता है जीवाणु में, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। और किसमें, तो जीवाणु में और देखने को मिलता है नील हरित शैवाल। जो नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और किसमें होता है, तो माइकोप्लाज्मा। याद है माइकोप्लाज्मा, क्या पढ़े थे हम लोग, छोटी कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन होती हैं, माइकोप्लाज्मा होती हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें इसका साइज जो है 0.3 से 0.1 से इसका साइज़ होता है 0.1 से 3.0 माइक्रोमीटर के बीच का। ठीक है, तो जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये सब आता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो हम लोग अगर देखें तो जितना भी जीवित चीज़ धरती पर है, कितना है, 17 लाख लगभग जीवित चीज़ धरती पर है। इसमें कि सभी जीवित चीज़ों को जो है 5 समूहों में बांटा गया है। 5 समूह कौन कौन से हैं, 5 समूह हैं मोनेरा, और कौन है प्रोटिस्टा, और कौन है कवक, और कौन है पादप, और कौन है जंतु। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 समूह में सभी जीवित चीज़ों को बांटा गया है। इसमें से मोनेरा में केवल जीवाणु आते हैं, मतलब कि मोनेरा जो है इसमें केवल क्या आता है, जीवाणु। और सभी जीवाणु कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। सभी जीवाणु कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। और ये जो 4 समूह हैं इसमें आते हैं यूकैरियोटिक। इसमें कौन आता है, यूकैरियोटिक। मतलब यूकैरियोटिक अगर कोई पूछे बताइए यूकैरियोटिक का उदाहरण क्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको प्रोटिस्टा,
और क्या हो जाएगा कवक, और क्या हो जाएगा पादप, और क्या हो जाएगा जंतु। तो ये सब क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। और जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका दो प्रकार, मतलब कोशिका दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। बताइए हमारे अंदर कौन सी कोशिका है, हम लोग के अंदर मनुष्य में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है क्योंकि हम लोग इसमें आते हैं, जंतु में आते हैं, और जंतु में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ ही में होता है, किसमें किसमें होता है, तो जीवाणु में होता है, नील हरित शैवाल में होता है, और माइकोप्लाज्मा में होता है। इनको छोड़ दिया जाए तो सभी में, नील हरित शैवाल का एक और नाम होता है, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, साइनोबैक्टीरिया। तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, और बाकी जितने भी हैं प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु ये होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसको आप लिख लेंगे, लिख लिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए कि वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली अविकसित होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक झिल्ली विकसित होती है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। और अंतर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये बहुत तेज़ी से विभाजित होती हैं, बहुत तेज़ी से, मतलब उसके तुलना में बहुत तेज़ी से ये क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। और अगर हम देखें तो लिखना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में ये कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। अब जो यहाँ लिख रहे हैं इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका तेज़ी से विभाजित नहीं होती है, धीरे धीरे विभाजित होती है इसकी तुलना में। उसके अलावा ये छोटा होता है तो ये बड़ा होता है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक को जितना भी हम उस इन कोशिका का भाग लिखवाए हुए थे, ठीक है, कौन कौन भाग लिखवाए थे, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी उपकरण था, अंतर्द्रव्य जालिका था, लाइसोसोम था, रसधानी था, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल राइबोसोम ही इकलौता ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। बाकी सब जो है केवल यूकैरियोटिक में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं। चलो इसमें एक काम करते हैं, आपको हम ये सब लिख लिए से पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका हम और विस्तार से बात करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। लिख लिए थे इसको, देखिए नोट्स बनाते जाइए तभी फ़ायदा करेगा, नोट्स जो है बनाते रहो। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान लिए, अब हम लोग जैसे और विस्तार से देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें क्या होता है, प्रो मतलब अविकसित, कैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली। जिसमें केंद्रक झिल्ली अविकसित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं छोटी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में। उसके अलावा इसका उदाहरण हम बता दिए कि कौन कौन होता है। इसका उदाहरण होता है जीवाणु, मतलब किसकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, तो जीवाणु की, और किसकी, नील हरित शैवाल की, नील हरित शैवाल, और किसकी, माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा। तो यही तीन ऐसे हैं जिनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक। बाकी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो बाकी सभी कोशिकाएं जो हैं यूकैरियोटिक होती हैं। और थोड़ा हम बात करें, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अच्छा इसी में कौन आता है, पीपीएलओ, कहते हैं ना, सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन होती है, पीपीएलओ। पीपीएलओ किस में आता है, पीपीएलओ जो है वो माइकोप्लाज्मा ग्रुप में ही आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है, इसमें 3 परत होता है, मतलब इसके ऊपर 3 ऐसे परत होता है। जो सबसे ऊपरी परत होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स। जो इसके नीचे होता है ये तो हो गया सेल वाल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वाल, या फिर बोल सकते हैं कोशिका भित्ति। और जो इसके अंदर वाला होता है वो कौन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, या फिर कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब मेनली जीवाणु, जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, जीवाणु होना चाहिए। ये सब भी होता है, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल भी होते हैं, लेकिन आपके मन में बेसिकली जीवाणु का चित्र आना चाहिए। तो जीवाणु जो होता है उसमें 3 होते हैं, ऊपर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, नीचे में कौन होता है, सेल वॉल, और उसके नीचे में कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद हम देखें जीवाणु की हम बात कर रहे हैं तो जीवाणु जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु को उनके शेप के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया। 4 प्रकार कौन कौन सा है, तो कुछ जीवाणु होते हैं बोलते हैं बैसिलस, कुछ को क्या कहते हैं, बैसिलस। बैसिलस कौन होते हैं, बैसिलस उन जीवाणु को कहते हैं जो रॉड के आकार के होते हैं, रॉड के आकार का। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बैसिलस, जो होते हैं रॉड के आकार के। कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं कोकस, क्या कहते हैं इनको, कोकस। कोकस कौन होते हैं, तो कोकस वो होते हैं जो कि ऐसे गोलाकार होते हैं, जो ऐसे रॉड के आकार का है, उन्हें क्या कहते हैं, बैसिलस जीवाणु कहते हैं। जो ऐसे गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार, उन्हें क्या कहते हैं, कोकस। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कॉमा के आकार के होते हैं, कॉमा के आकार के, इन्हें कहते हैं विब्रियो। इन्हें क्या कहते हैं, विब्रियो, जो कैसे होते हैं, कॉमा के आकार का होते हैं, ये बोल सकते हैं कोशाकार। ठीक है, कोशाकार। कुछ ऐसे होते हैं जो सर्पिल होते हैं, मतलब तो आपस में एकदम ऐसे उलझे हुए रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं सर्पिलाकार। क्या कहते हैं इन्हें, सर्पिलाकार, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्पाइरिलम। क्या कह सकते हैं, स्पाइरिलम। तो इस तरह से 4 ग्रुप में जो है हम जीवाणु को बांट सकते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। ठीक है, तो ये हुआ किस आधार पे, इनके शेप के आधार पर किन शेप का जो है जीवाणु है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। और हम बात कर लें अगर माइकोप्लाज्मा का, तो माइकोप्लाज्मा भी जीवाणु ही है, या ये बोले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। इनके बारे में 1-2 खास बात है। पहली बात ये है कि ये इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। और दूसरी बात ये होता है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा। तो क्या क्या बात है, पहली बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आता है, तो जीवाणु आता है, नील हरित शैवाल आता है, और कौन आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। और क्या पढ़े कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वह छोटी होती हैं, वह ज़्यादा तेज़ी से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें हम देखें तो इसमें 3 परत होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और हम देखें तो जीवाणु इसमें आता है, जीवाणु आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, बैसिलस, कोकस, कोशाकार और सर्पिलाकार। ठीक है, बैसिलस होता है रॉड के आकार का, कोकस होता है गोलाकार, विब्रियो होता है कॉमा के आकार का, और सर्पिल उसमें एकदम कुंडलित होता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए इसको। अब हम आगे बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, किसमें किसमें पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखने एक बात और लिख लेना कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और कोई भी झिल्ली सहित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। हम जितना भी अभी झिल्ली सहित कोशिकांग पढ़े हुए हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण, जितना भी पढ़े हुए हैं उसमें से कोई भी झिल्ली सहित कोशिका जो है वो देखने को नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक में। एक ही ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है और वो यूकैरियोटिक में भी होता है, और वो कौन है, राइबोसोम। कौन है वो, राइबोसोम। तो राइबोसोम इकलौता है ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। और थोड़ा सा और हम बात करें थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से हम बोले कि ऊपर में कौन होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे कौन होता है, कोशिका भित्ति,
उसके अंदर कौन होता है? कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका झिल्ली होता है वह इसमें रूपांतरित होकर बनाता है एक संरचना जिसको कहते हैं मीसोसोम या मीजोसोम या मीसोसोम। तो पूछा जाता है ये कि मीजोसोम जो है या मीसोसोम जो है वह किसका रूपांतरित रूप है? तो क्या बोलोगे? कोशिका झिल्ली का जो है वो रूपांतरित रूप है। जो मीसोसोम होता है वह कोशिका झिल्ली का रूपांतरित रूप होता है। और मीसोसोम का काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि ये जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। और जो है मीसोसोम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो इसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर मीसोसोम में ही क्या होता है? वायवीय श्वसन। तो जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है ये भी कहाँ होता है? मीसोसोम में ही होता है। ठीक है, इतना बात लिख लिया कि मीसोसोम कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरित रूप है, जिसमें कि जो कि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कुछ श्रवण का काम करता है, श्रवण का कुछ चीज़ों को निकालने का काम करता है, और इसके अलावा जो है ये श्वसन का भी कार्य करता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली जो कि लगभग सभी कोशिकाओं में होता है, लगभग क्या सभी कोशिकाओं में होता है। कोशिका भित्ति सब में नहीं होता है ना। ग्लाइक्स अभी जो हम लोग पढ़े हैं ग्लाइकोकैलिक्स ये भी सब में नहीं होता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सभी कोशिकाओं में होता है। सभी तरह की कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली का कुछ और पारिभाषिक शब्द होता है, साइनोनिम होते हैं। जैसे किसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। में किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। और अगर हम देखें तो जो प्लाज्मा लेमा भी कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है, अगर इसका हम थोड़ा सा देखें घटक कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है, कोशिका झिल्ली के घटक किसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है प्रोटीन। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? प्रोटीन। इसमें होता है लिपिड, और इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना होता है? इसमें प्रोटीन होता है लगभग 52 से 70%। हर एक जीव में जो कोशिका झिल्ली है उसमें अलग अलग प्रोटीन के परसेंटेज होता है। ठीक है, लेकिन कितने से कितने बीच में होता है? 52 से 70 के बीच में होता है। और सही लिपिड जो है ये होता है 20 से 40%, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये होता है 1 से 5%। प्रोटीन कितना होता है? 52 से 70%, लिपिड होता है 20 से 40%, और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 5%। हम लोग बात करें, देखो हर एक कोशिका में अलग अलग होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी जो कोशिका होती है वो होती है RBC। पूछा जाएगा बताइए कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी कोशिका कौन होती है? तो RBC होती है। और जो RBC होता है इसमें 52% प्रोटीन होता है। RBC में प्रोटीन कितना होता है? 52%। और RBC में जो लिपिड होता है ये होता है 40%। RBC में प्रोटीन होता है 52% और लिपिड कितना होता है? 40% लिपिड जो है RBC में देखने को मिलता है। ठीक है, और थोड़ा हम बात करें अगर तो कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक आंतरिक प्रोटीन होते हैं और एक बाहरी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रोटीन लगभग इसमें 70% होते हैं और बाहरी प्रोटीन इसमें 30% होते हैं। अब देखो कोशिका झिल्ली में हमको मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये तीनों का सजावट कैसा होता है? तीनों आखिर कैसे सजे होते हैं? तो कोशिका झिल्ली का जो एक मॉडल है वो दिया गया सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा मॉडल दिया गया। और कब दिया गया? 1972 में।
सिंगर और निकोलसन ने 1872 में सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया कि किस तरह का जो है दिखता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में जो संरचनाएं हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं। तो इन्होंने बोला कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का 2 परत इसके ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। और ये जो परत होती है इनकी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रम। कितनी मोटाई होती है इसकी? 20 एंगस्ट्रम। और लिपिड का 2 स्तर, लिपिड का 2 लेयर जो है वह बीच में होता है। तो समझो कि लिपिड दिखता कैसा है। देखो लिपिड जो होता है इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, उसमें एक सिर होता है और एक पूंछ होता है। इसमें लिपिड में ये इसका हेड है, जो इसका हेड होता है ये क्या है? इसका सिर, हेड। और ये है इसका टेल, मतलब कि पूंछ। ये क्या है? इसका पूंछ। तो जो सिर होता है लिपिड का ये होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है ये? हाइड्रोफिलिक। मतलब देखो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ? तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। और फिलिक मतलब होता है लगाव। तो इस सिरे को जो है पानी से लगाव है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो ये सिरा है इसको पानी से नफरत है, जो पूंछ है इसको पानी से नफरत है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये सिर कैसा है इसका? हाइड्रोफिलिक। देखो 2 शब्द होता है, एक होता है फिलिया, एक होता है फोबिया। अगर किसी चीज़ से लगाव है, ठीक है, स्नेह है, तो उसको बोलते हैं फिलिया। और अगर किसी चीज़ से डर है, नफरत है, उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे कि देखो नॉर्मल डर या नॉर्मल जो है लगाव के लिए फिलिया और फोबिया शब्द यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लो किसी आदमी को अगर डर लगता है ऊंचाई से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको फोबिया है। या फिर मान लो किसी को अगर पानी से डर लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है उसको, जो कि होता है नॉर्मली रेबीज बीमारी में हो जाता है, इंसान को पानी से डर लगता है, ठीक है। मान लो किसी को अगर शेर से डर लगता है तो ये फोबिया नहीं है, ठीक है। शेर से डर सबको लगता है। तो मतलब डर उस प्रकार के जो सबको नहीं लगता हो, स्पेशल कंडीशन। जैसे कि मान लो सबको छिपकली से डर नहीं लगता है, लेकिन किसी को छिपकली से डर लगता है, तो वो क्या होगा? वो फोबिया हो, ठीक है। छिपकली से, कॉकरोच से, मकड़ी से, इससे अगर डर लगता है तो ये फोबिया कहलाएगा। वैसे ही फिलिया क्या हुआ? तो स्पेशल टाइप का इसने लगा। जैसे कि अगर हम देखें तो सबको जो है पेट्रोल या जो केरोसिन तेल होता है उसका गंध अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत लोग को अच्छा लगता है, तो वो क्या हुआ? फिलिया हुआ। मतलब फिलिया और फोबिया मतलब क्या होता है? फिलिया मतलब होता है स्नेह, फोबिया मतलब क्या होता है? डर, नफरत, ठीक है। तो लिपिड जो होता है इसमें सिर होता है और पूंछ होता है। सिर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, और पूंछ कैसा होता है इसका? हाइड्रोफोबिक। अब ये जो सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया, ठीक है, 1972 में दिया, जो मॉडल दिया किसका? कोशिका झिल्ली का। हालांकि उस मॉडल को बोलते हैं तरल मोजाइक मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? तरल मोजाइक मॉडल। आ सकता है बताओ तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। अंग्रेजी में बोलेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल में क्या किया कि प्रोटीन जो है ऊपर नीचे 2 स्तर होता है, अब बीच में इसका लिपिड का स्तर होता है। लिपिड का कितना स्तर होता है? 2 स्तर होता है। लिपिड का कितना स्तर होता है? लिपिड का 2 स्तर होता है। उसमें से जो उसका सिर है, जो इसका हाइड्रोफिलिक भाग है, ये प्रोटीन की तरफ मतलब बाहर की तरफ होता है, और जो इसका हाइड्रोफोबिक भाग है, जिसका पूंछ है, वो अंदर की ओर होता है। तो ये क्या है? ये है लिपिड। ये दोनों ऊपर नीचे क्या है? प्रोटीन। ऊपर नीचे तो ये 2 दिख रहा है, ये क्या है? प्रोटीन। अब बीच में ये क्या है? ये है लिपिड द्विस्तर। ये क्या है? लिपिड द्विस्तर, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। और इसकी जो मोटाई होती है ये होती है 35 एंगस्ट्रम। अब पता ही होगा कि 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम में जो है 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 के पावर -2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 10 के पावर -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। तो
लिपिड द्विस्तर की मोटाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम। पूछा जाएगा बताओ कि पूरे कोशिका झिल्ली है इसकी मोटाई कितनी हुई? तो 20 और 35, 55 और 20, 75। तो कितना मोटाई हुआ? 75 एंगस्ट्रॉम। कितना हुआ? 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई हुई किसकी? कोशिका झिल्ली की। देखो क्या क्या देखें, कोशिका झिल्ली जो है ये लगभग सब में पाया जाता है। जंतु कोशिका में 1 नंबर पर पाया जाता है, तो सबसे ऊपर कोशिका झिल्ली ही होता है। और पादप कोशिका में 2 नंबर पर पाया जाता है, क्योंकि पहले नंबर पे कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली का कुछ और नाम क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा लेमा है, ये सब कुछ नाम है। कोशिका झिल्ली जो है इसमें क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? तो 52 से 70% सब कोशिकाओं में अलग अलग होता है। लिपिड कितना होता है? लिपिड होता है 20 से 40%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो 1 से 5%। प्रोटीन जो है ये कहाँ कहाँ होता है? तो प्रोटीन दोनों किनारों पर होता है, और इसके अलावा जो है अंदर भी प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन। ठीक है। और लिपिड का 2 स्तर होता है, और यहाँ ब्रांचिंग निकला होता है, और जो ब्रांचिंग होता है यहीं शुगर होता है। जो ब्रांचिंग है यहीं क्या है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। शर्करा मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये यहाँ पर ब्रांचिंग निकला हुआ है। ठीक है। फिर लिपिड जो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, एक सिर होता है, एक पूँछ होता है। सिर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। पूँछ कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है? इसको पानी से लगाव है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? इसको पानी से नफरत है। ठीक है। कोशिका जो होता है इसका मॉडल, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया। कब दिया? 1972 में। क्या बोलते हैं उसको? तरल मोजाइक मॉडल। इस मॉडल में क्या बताया गया कि प्रोटीन जो है उसका 2 लेयर किनारों पाया जाता है, और बीच में क्या होता है? लिपिड का 2 स्तर होता है। लिपिड के जो 2 स्तर होता है, इसमें जो इसका हाइड्रोफिलिक वाला भाग है वो बाहर की ओर होता है, और हाइड्रोफोबिक वाला भाग जो है वो अंदर की ओर होता है। लिपिड के दोनों स्तर की मोटाई कितनी होती है? तो होती है 35 एंगस्ट्रॉम। और दोनों जो इसमें स्तर होते हैं लिपिड के, उनकी मोटाई कितनी होती? प्रोटीन के जो स्तर कितनी मोटाई होती है? उसकी 20 एंगस्ट्रॉम। तो सब मिला के मोटाई कितना होगा? 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई है। ठीक है। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, लिख भी सकते हो। अगली वीडियो में हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे कोशिका झिल्ली में परिवहन होता है, और परिवहन कितने प्रकार का होता है। ये सब बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।